बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी का आज हमारा टॉपिक एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज़ की तरफ हम शिफ्ट होंगे और इसमें हम फोकस करेंगे कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है? इट मीन कि कोऑपरेशन बिटवीन या फिर कोऑपरेशन अमंग स्टूडेंट्स। अब टीचर एक तरफ से डेफिनेटली उसका जो ओवरऑल ड्यूटी होती है या उसकी टारगेट होता है वो ये कि स्टूडेंट्स को अपनी ट्रेनिंग देना, एजुकेशन देना, जो भी वो नई स्किल सिखाना चाहते हैं वो सिखाते हैं असातिज़ा। एक तरफ असातिज़ा होते हैं, दूसरी तरफ पूरी क्लास होती है। क्लास में कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं। अगर टीचर ऐसी स्ट्रेटजी डेवलप करता है जिसमें एक तो एक्टिव लर्निंग हो, यानी कि पैसिव लर्निंग कौन सी होती है, एक्टिव लर्निंग कौन सी होती है, ये तो ऑलरेडी भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब सिर्फ़ और सिर्फ टीचर इंस्ट्रक्शन दे रहा है, लेक्चर दे रहा है, तो उसकी तरफ से जो रोल होता है वो एक्टिव टीचिंग का होता है। जो क्लास होती है उसका पैसिव रोल होता है, क्योंकि वो टीचर की एक्टिविटी को ऑब्ज़र्व कर रही है, सीख रही है, सुन रही है, समझ रही है। एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजी का मतलब है कि दोनों तरफ से एक्टिविटी कोई ना कोई चल रही होती है, और सिर्फ टीचर की तरफ से नहीं बल्कि स्टूडेंट भी उसमें इंगेज होते हैं। उनकी फर्दर ये जो टाइप्स हैं उनमें सबसे पहले जो हमारी है वो है कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव मीन कि स्टूडेंट्स आपस में कोऑपरेट करते हैं। लेट्स सपोज एक ग्रुप बना दिया, दूसरा ग्रुप बना दिया, तीसरा ग्रुप बना दिया, 3 रो थी। टॉप पे सामने वाले स्टूडेंट जो ज़्यादा काबिल थे, एंड वाले स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मल है, कम इंटरेस्ट रखने वाले, दरमियान में मीडियम लेवल पे। इस तरीके से आप स्टूडेंट्स का ग्रुप्स बना देते हैं और ग्रुप को कोई एक्टिविटी देते हैं जिससे वो एक दूसरे से मिलकर चलते हैं। और आपने उस ग्रुप को कितना इफ़ेक्टिव बनाना है, आप कोई भी प्रोजेक्ट देते हैं तो इस तरीके से प्रोजेक्ट दें कि लेट्स सपोज कोई आप टेस्ट ले रहे हैं और 10 मार्क्स हैं। अब 10 मार्क्स इस पूरे ग्रुप के हर मेंबर के होंगे अगर सब ने 10 आउट ऑफ 10 लिए। अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं प्रोजेक्ट के हवाले से 7 मार्क्स आते हैं तो 7 हर स्टूडेंट के मार्क्स होंगे। तो इसमें क्या होता है कि सारे स्टूडेंट मिलकर उसमें हिस्सा लेते हैं कि अगर अच्छे नंबर आएंगे तो हर एक को अच्छे नंबर मिलेंगे, और अगर एक काबिल स्टूडेंट है वो देखता है कि मुझे अच्छे नंबर चाहिए लेकिन हमारा फ़लाँ स्टूडेंट है वो कोऑपरेट नहीं कर रहा, वो उसको साथ लेके चलते हैं, उसको समझाते हैं ताकि ओवरऑल ग्रुप की परफॉर्मेंस अच्छी हो। इसी तरह से सारे ग्रुप जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारी जो एक एग्जांपल है वो क्या है, कोऑपरेटिव लर्निंग है, जिसमें स्टूडेंट्स एक दूसरे से हेल्प करते हैं। कोई एक प्रोजेक्ट करना है तो हर एक को एक एक्टिविटी दी जाती है जिससे वो अपने हिस्से का काम करता है और एक दूसरे से कोऑपरेशन होता है। किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होती है तो दूसरे उसकी हेल्प आउट करते हैं। ये कोऑपरेटिव लर्निंग होती है। अब चलते हैं, जब ये आप लोग कंसेप्चुलाइज कर लेंगे ये बात, तो आगे से आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। सबसे पहले हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है। कोऑपरेटिव लर्निंग इज़ एन एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजी दैट इन्वॉल्व स्टूडेंट वर्किंग टुगेदर इन स्मॉल ग्रुप्स टू अचीव अ कॉमन गोल और कंप्लीट अ टास्क। यानी कि जो प्रोजेक्ट वगैरह दिया है तो वो सारे 3 ग्रुप हैं, 4 ग्रुप हैं, जितने भी हर ग्रुप ने बनाना होता है उस प्रोजेक्ट को मिलकर। This approach encourages collaboration, communication and mutual support among students, fostering a more engaging and interactive learning environment. ये एक बेहतर सिस्टम है जिसमें स्टूडेंट जो होते हैं वो एंगेज होते हैं, इंटरेक्टिव हो जाते हैं, इन्वायरमेंट कोऑपरेशन का मिल जाता है। कोऑपरेटिव लर्निंग कैन बी पार्टिकुलरली इफेक्टिव इन प्रमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग। जब एक नया टास्क देते हैं तो सारे मिलकर जब करते हैं, या कोई प्रॉब्लम देते हैं तो उन्होंने मिलकर सॉल्व करना है, तो इस तरह की एक्टिविटी में ये एक्टिव में जो एक रिहर्सल टाइप है, प्रैक्टिस टाइप है, ग्रुप बनाकर उनको टास्क देने वाले, तो ये बेहतरीन है। क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स हर स्टूडेंट अपने लिहाज से बेहतर सोचने की कोशिश करता है, नया से नया आइडिया उसको सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिखाना चाहते हैं तो उससे आपस में स्टूडेंट कोऑपरेट करते हैं। इसके अलावा इंटरपर्सनल स्किल्स होती है, जब स्टूडेंट आपस में बात करते हैं तो वो समझ सकते हैं एक्चुअली इशू क्या है, उसको रिजॉल्व कैसे करना है, एक दूसरे से बात कैसे करनी है और एक दूसरे को सपोर्ट कैसे करना है। ये इंटरपर्सनल स्किल्स भी उनकी डेवलप होती हैं। हियर आर सम
की एलिमेंट्स एंड स्ट्रैटेजीज एसोसिएटेड विद कोऑपरेटिव लर्निंग। तो पहले हम की एलिमेंट्स और स्ट्रैटेजीज़ पे बात कर लेते हैं कि कोऑपरेटिव लर्निंग में स्ट्रैटेजीज़ कौन कौन सी होती है। जो पहली तरीक़ेकार हो सकता है वो है ग्रुप फॉर्मेशन, कि आप ग्रुप बना देते हैं, डाइवर्स ग्रुप्स होते हैं, यानी कि उसमें काबिल स्टूडेंट भी होते हैं, नॉर्मल स्टूडेंट भी होते हैं, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट भी होते हैं, थोड़े लेज़ी भी होते हैं। डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू डाइवर्स ग्रुप्स ensuring a mix of abilities, backgrounds and learning styles. This diversity can enrich group discussions and enhance the learning experience. इसमें ग्रुप डिस्कशन भी होती है और लर्निंग का एक्सपीरियंस भी अच्छा होता है। और ग्रुप का ये आपने देखना होता है कि अगर ग्रुप के अंदर 5 मेंबर्स हैं तो कम से कम उनमें इंटेलिजेंट भी हो, वर्किंग भी हो, थोड़ा कोई स्टूडेंट जो जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता है या कंसेप्चुअली वीक होता है तो वो हर एक उसमें मौजूद हो। ये नहीं है कि क्लास के 5 स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट हैं तो आप उन्हीं का एक ग्रुप बना दें, बाकी बिल्कुल जो है वो लेज़ी का एक ग्रुप बना दें। तो जो लेज़ी होंगे वो उनकी लर्निंग बिल्कुल नहीं होगी। तो एक दूसरे को देख के इंटरपर्सनल स्किल भी इनहेंस होती है और एक दूसरे से लर्निंग भी होती है। सो ग्रुप फॉर्मेशन के अलावा पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, कि जो आप ग्रुप बनाते हैं उनकी आपस में इंटरडिपेंडेंस भी होती है। यानी कि आप, जैसे मैंने एग्जांपल दी कि अगर एक ग्रुप के अंदर 5 स्टूडेंट्स हैं और 10 उस प्रोजेक्ट के मार्क्स हैं, तो उस पूरे प्रोजेक्ट के अगर 10 मार्क्स में से 8 आएंगे तो हर स्टूडेंट को 8 ही मिलेंगे। तो इस तरह ये होता है कि जो काबिल स्टूडेंट होता है वो क्या करता है, जो लेज़ी है उसकी भी हेल्प करता है और इस तरीके से जो बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं सारे। क्रिएट टास्क एंड प्रोजेक्ट दैट रिक्वायर अ कलेक्टिव एफर्ट ऑफ द ग्रुप टू सक्सीड। तो इसमें सारे मिलकर एक ऐसा टास्क जो आपने देना कि मिलकर उसमें एफर्ट करेंगे तभी वो कंप्लीट कर सकते हैं। ईच मेंबर सक्सेस इज़ लिंक टू द ग्रुप सक्सेस ऑफ इंटायर ग्रुप, कि अगर वो सारे पास होंगे तो इट्स मीन के सारे ही पास होंगे, अगर उसमें फ़ेल होगा तो सारा ग्रुप भी फेल होगा। तो इस तरीके से हर एक स्टूडेंट को एफर्ट करना पड़ती है। फोस्टरिंग आ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, उसमें जो लीड करने वाला है एक रोल हो जाता है, दूसरा जो है उनके स्पोर्ट में जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, सो इस तरीके से ये काम हो जाता है। और पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस ऑटोमेटिकली उनको डेवलप करनी पड़ती है। बात कर ये भी हो सकता है अगर के सारे मिलकर आपस में काम ना करें तो 2 स्टूडेंट ग्रुप में मेहनत करने वाले कहते हैं, 3 को बाकी को कहते हैं बस आप हमारी थोड़ी बहुत हेल्प कर दें बाकी हम कर लेंगे। तो इससे जो है इंटरडिपेंडेंस सही तरीके से नहीं होती, बल्कि सबको पार्टिसिपेट इक्वली करना चाहिए और स्टूडेंट को एंगेज करना चाहिए। इसके अलावा ऐसी एक्टिविटी दें जिससे इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी भी पॉसिबल। लेट्स सपोज हम ये कह सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट है, कोई पेंटिंग बनानी है, तो अब ये है कि उसमें लेट्स सपोज एक टास्क है, 2 टास्क हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, जितने भी टास्क हैं और स्टूडेंट हर एक को, तो उसमें नॉमिनेट कर दें कि इसमें रोल नंबर जो है 101 है, 202 है, जो भी है, तो हर एक को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दें उस प्रोजेक्ट में और फिर उसकी परफॉर्मेंस देखें कि उसने कितना अपनी ज़िम्मेदारी को निभाया। इससे क्या होता है कि इंडिविजुअली हर एक को अकाउंटेबल होना पड़ता है और फिर पता चलता है कि उसकी परफॉर्मेंस क्या। होल्ड ईच ग्रुप मेंबर अकाउंटेबल फॉर देयर contribution to the group success. This could involve assigning specific roles or responsibilities within the group and assessing individual performance. इसके बाद अगला तरीक़ेकार ये होता है कि प्रमोट फेस टू फेस इंटरेक्शन, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं आपस में एक दूसरे से बात करें और उनको लीडिंग रोल दें ताकि स्टूडेंट को आपस में बात करने का सलीका आए, उनको आपस में नॉलेज के हवाले से कम्युनिकेशन और एक दूसरे की सपोर्ट करने के जो मामलात हैं उसमें भी स्किल आए। इनकरेज फेस टू फेस कम्युनिकेशन अमंग ग्रुप मेंबर्स, दिस हेल्प्स बिल्ड रिलेशनशिप, इनहेंस अंडरस्टैंडिंग एंड प्रमोट इफेक्टिव कोलैबोरेशन। इसके अलावा स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज़ के आप उनको बताते हैं कि जी पहले नंबर पे आपने लेट्स सपोज स्टेशनरी के कुछ आइटम्स हैं उनको इकट्ठा करना है, दूसरे नंबर पे आइडिया जनरेट करना है, तीसरे नंबर पे उसको लीड करना है या मॉडल देना है उसके प्रपोज़ल, चौथे नंबर पे उसको स्टार्ट करना है, 5वें नंबर पे उसको आपने कंप्लीट इतने टाइम में करना है, 6ठे नंबर पे उसकी प्रेजेंटेशन देनी है। सो हर एक स्टेप आप वेल स्ट्रक्चर्ड वे से स्टूडेंट्स को जब देंगे तो वो बेहतर तरीके से चीज़ों को लेके जा सकते हैं और उनको भी क्लैरिटी होती है कि पहली फ़ेज़ में हमने कितने दिन में या कितने टाइम में हमने ये काम करना है, दूसरे टाइम में हमने किस चीज़ पे फोकस करना है। तो स्टूडेंट की
तवज्जो जो होती है वन टाइम वन चीज़ पे फोकस रहती है और वो ज़्यादा डाइवर्जन की तरफ नहीं जाते। स्टक डिज़ाइन एक्टिविटीज़ और टास्क दैट रिक्वायर ग्रुप members to interact, share ideas and solve problems together. This can include brainstorming sessions, discussions, debates, group projects and problem solving exercises. इसके बाद अगला जो है तरीक़ेकार वो आता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसका मतलब allocate time for groups to reflect on their collaboration experience, discuss what worked well, what challenges were faced एंड हाउ द ग्रुप कैन इम्प्रूव देयर टीम वर्क इन द फ्यूचर। यानी कि आपने जो उनकी एक्टिविटी दी फिर हर एक स्टूडेंट को एक मौका दें, वो अपने ग्रुप की एक्टिविटी के बारे में बताए कि ग्रुप ने कैसे परफॉर्म किया, सबसे बेहतर किसने परफॉर्म किया और जिसकी परफॉर्मेंस डाउन थी या जिसने सही तरीके से पार्टिसिपेट नहीं किया उसका मसला क्या था और वो फ्यूचर में कैसे बेहतर पार्टिसिपेट कर सकता है। इसी तरह से ग्रुप जो है आने वाले वक्त में नए प्रोजेक्ट में कैसे बेहतर परफॉर्म कर सकता है, उनके सजेशन ले सकते हैं। इसके अलावा टीचर की फैसिलिटेशन होनी चाहिए, जहाँ पे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आए वो उनकी हेल्प करे लिखने में, लिखाने में, जो भी जिस तरह की लेवल की आपकी डिस्कशन चल रही है, जिस तरह का प्रोजेक्ट चल रहा है, जो भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आता है तो आप उसको फैसिलिटेट करें। प्रोवाइड गाइडेंस एंड सपोर्ट एज नीडेड बट अलाउ स्टूडेंट्स टू टेक ऑनरशिप ऑफ देयर लर्निंग प्रोसेस। टीचर्स कैन एक्ट एज फैसिलिटेटर्स ऑफरिंग गाइडेंस, रिसोर्सेज एंड क्लैरिफिकेशन व्हेन नेसेसरी। जब स्टूडेंट स्टक हो जाएं, उनको सही तरीके से समझ ना आ रही हो तो टीचर उनको सपोर्ट कर सकता है, उनकी हेल्प कर सकता है। ये टीचर फैसिलिटेशन के हवाले से ये है कि उसमें ज़िम्मेदारी जो है वो स्टूडेंट की डेफिनेटली रहेगी। टीचर ने उनको फैसिलिटेट करना है जितनी सहूलत हो सकती है, जितने स्टूडेंट एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें यहाँ से हमें कोई टिप मिल जाए, यहाँ से हमें कोई ट्रिक मिल जाए तो हम आगे मूव कर सकते हैं, तो इतना तक रखें। इसके अलावा पीयर टीचिंग ये है कि जो स्टूडेंट्स आपस में, जैसा कि पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहा है कि एक स्टूडेंट की अगर अच्छी स्किल है ड्राइंग में, वो बेहतर है तो दूसरों को वो सिखाए। इस तरीके से स्टूडेंट्स के अंदर एक सेंस पैदा होता है कि कैसे दूसरे को चीज़ को समझाना होता है, कम्युनिकेशन बेहतर होती है। इनकरेज स्टूडेंट्स टू टेक टर्न्स टीचिंग ऑन एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट्स टू देयर peers. This not only reinforces their understanding but also promotes active engagement and a deeper grasp of the material. अब साथ में आ जाता है इसके असेसमेंट एंड फीडबैक के स्टूडेंट को असेस भी करें और उनके रिमार्क्स पास करें, फीडबैक दें। इवेलुएट द ग्रुप एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, कंसिडर यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, यानी कि सेल्फ वो अपने आप को देखे कि ग्रुप में उसने क्या परफॉर्म किया। पीयर असेसमेंट मीन कि ग्रुप के अंदर जितने मेंबर्स हैं 2, 3, 4, 5, हर स्टूडेंट को कहें कि वो नंबरिंग करे कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो टॉप पे था। अब पहला नंबर जो वो लेट्स सपोज 3 नंबर जो स्टूडेंट है उसको प्रेफर करता है, दूसरा वो भी 3 को कहता है, चौथा वो भी 3 को कहता है, पाँचवा जो है वो 1 को कहता है। आपको एक आइडिया मिल जाता है कि 3 ने बाकी बेहतर परफॉर्म किया होगा दूसरों की नज़र में, वो क्यों बेहतर लग रहा है, तो उनसे वजह भी पूछी जा सकती है। एंड टीचर असेसमेंट टू प्रोवाइड वेल राउंडेड इवैल्यूएशन ऑफ ईच स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूशन। तो ये तो एक है कि सेल्फ इवैल्यूएशन, स्टूडेंट अपने बारे में क्या कहते हैं, दूसरे स्टूडेंट के बारे में क्या कहते हैं। इसके अलावा टीचर खुद क्या एनालाइज करता है कि उस ग्रुप में किसने क्या परफॉर्म किया। इसके बाद है प्रमोट रिफ्लेक्शन, यानी कि एट द एंड ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग एक्टिविटीज़ एनकरेज स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट दे हैव लर्न, हाउ दे कोलैबोरेटेड एंड हाउ द एक्सपीरियंस कुड बी अप्लाइड इन द रियल लाइफ सिचुएशन। यानी कि एंड में स्टूडेंट्स को डिस्कशन का मौका मिले कि ये उनका एक्सपीरियंस जो लर्निंग का था वो कैसा रहा, किसने एक दूसरे की ज़्यादा हेल्प की और फ्यूचर में आप लोग ऐसा प्रोजेक्ट करना चाहोगे तो किस तरह लेके चलोगे। इसके अलावा वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ के स्टूडेंट्स को एक आधी एक्टिविटी के अंदर एंगेज ना करें, बल्कि उनको नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ के अंदर एंगेज करें ताकि जो है स्टूडेंट को लर्निंग का डिफरेंट एक्सपीरियंस बेहतर से बेहतर रहे। यूज़ अ वैरायटी ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग एक्टिविटीज़ टू कीप स्टूडेंट्स एंगेज एंड एड्रेस different learning styles. This could include problem solving tasks, debates and case studies, role playing and more. यानी कि छोटे छोटे हैं वो मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ में उनको एंगेज करते हैं तो बेहतर लर्निंग होती है। इसके अलावा है ग्रेजुअल रिलीज ऑफ
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि जो स्टूडेंट है उसकी जो जिम्मेदारी है उसको आहिस्ता आहिस्ता उनको बताएं कि ये आपने करना है, और वन बाय वन उनको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके जाते हैं। तो इनिशियली प्रोवाइड मोर स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज़ गाइडेंस, ग्रेजुअली transitioning to more student-led and self-directed activities as students become more comfortable with the cooperative learning process। जैसे जैसे वो बेहतर करते जाते हैं तो फिर उनको खुद छोड़ दें कि खुद अपने हिसाब से कोई प्रोजेक्ट करें, सोचें, प्लान करें। तो लेकिन पहले ये है कि उनको आसान प्रोजेक्ट फिर आहिस्ता आहिस्ता वेल स्ट्रक्चर्ड वे में लेके चलें ताकि स्टूडेंट के अंदर नॉवेलिटी आए, अंडरस्टैंडिंग उनकी बेहतर बढ़े। इसके बाद अगर हम अपने टॉपिक को कंक्लूड करें तो कोऑपरेटिव लर्निंग कैन हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स सोशल skills, academic performance and overall engagement in the learning process. However, effective implementation requires careful planning, clear communication and ongoing monitoring to ensure that all students are benefiting from the collaborative experiences. So अगर हम अब चलें क्विज़ की तरफ तो क्विज़ में एक्टिव रोल आपका होगा सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ कोऑपरेटिव लर्निंग? ऑप्शन है हमारे पास लर्निंग इंडिविजुअली थ्रू सेल्फ स्टडी, ऑप्शन बी लर्निंग थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, सी लर्निंग इन स्मॉल ग्रुप्स टू अचीव कॉमन गोल्स, ऑप्शन डी लर्निंग थ्रू कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज़। सो राइट ऑप्शन इज सी लर्निंग इन स्मॉल ग्रुप्स टू अचीव कॉमन गोल्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डज कोऑपरेटिव लर्निंग इनकरेज अमंग स्टूडेंट्स? ऑप्शन है आइसोलेशन एंड इंडिपेंडेंस, बी कंपटीशन एंड रिवलरी, सी कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन, डी आइसोलेशन एंड कंपटीशन। सो राइट ऑप्शन सी है कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग? ऑप्शंस ए promotion of critical thinking, enhancement of interpersonal skills, isolation of individual performance, fostering problem solving abilities. So right option is C, isolation of individual performance. What is positive interdependence in cooperative learning? Option है हमारे पास A, isolating group members from each other, B, encouraging competition within the group, C, creating tasks that require group efforts to succeed, D, focusing on individual achievements only. So right option C, creating tasks that require group efforts to succeed. Next question है, how does cooperative learning impact group members' success? Options A, individual success is unrelated to group success, B, individual success depends on peer assessment, option C, individual success is linked to the success of the group, D, individual success is determined by teacher evaluation. So right option आपने चूज़ करना है और right option C है, individual success is linked to the success of the group. Next हमारा question है, what does individual accountability in cooperative learning mean? Option है हमारे पास focusing solely on the group's achievements, B, assigning group roles without responsibility, C, holding each group member responsible for their contributions, D, ignoring individual contribution within the group. So right option C है, holding each group member responsible for their contributions. Next हमारा question है, what is the key purpose of promoting face to face interaction in cooperative learning? ऑप्शन है हमारे पास A, to save time in group discussions, B, to avoid disagreement among group members, C, to build relationships, enhance understanding and promote collaboration, D, to limit communication to online platform. So right option is to build relationship, enhance understanding and promote collaboration. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग एक्टिविटी? ऑप्शन है ए, इंडिविजुअल रिसर्च एंड रिपोर्ट राइटिंग, बी, सॉल्विंग अ मैच प्रॉब्लम इंडिविजुअली, सी, competitive spelling bee, D,
group projects to design a model? So right option is D, group project to design a model. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ कैन टीचर्स कंट्रीब्यूट टू कोऑपरेटिव लर्निंग. ऑप्शन है हमारे पास टेकिंग फुल कंट्रोल ऑफ ग्रुप डिस्कशंस, बी असाइनिंग ग्रेड्स solely based on individual performance, C providing guidance and support while allowing student ownership, D ignoring group dynamics and interaction. So right option is C, providing guidance and support while allowing students ownership. Next हमारा क्वेश्चन है why is assessing both group and individual performance important in cooperative learning. ऑप्शंस है हमारे to create competition within the group, to discourage collaboration efforts, to provide a comprehensive evaluation of contributions, to undermine the benefits of collaboration. So right option is C, to provide a comprehensive evaluation of contributions.